तो देखिए तो अपन यूँ कह सकते हैं अतः न्यूनतम विचलन की स्थिति में, अतः न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या होगा, यानी कि डेल इज इक्वल टू डेल एम। तो अतः न्यूनतम विचलन की स्थिति में यानी डेल इज इक्वल टू डेल एम। तो I1 इज इक्वल टू I2 को क्या ले लेंगे आप, I ले लेंगे। R1 इज इक्वल टू R2 भी क्या बन जाएगा, R। बिल्कुल, यहां अगर आपके पास I और R का मान ज्ञात हो जाता है आपको या पता चल जाता है, तो I और R पता होने का मतलब है अपन प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि स्नेल के नियम से प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू इज इक्वल टू क्या होगा, साइन I अपॉन में साइन R। म्यू इज इक्वल टू साइन I अपॉन में साइन R। ये अपने पास स्नेल का नियम है। तो I और R का मान ज्ञात करके अपन उस स्नेल के नियम के अंदर इस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो देखिए I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I और R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R। इसलिए अब आपके पास समीकरण 3 और 5 का उपयोग यहां होगा। तो देखिए, इसलिए समीकरण 3 वे समीकरण 5 से, अगर समीकरण 3 से आप देखते हैं तो देखो R1 की वैल्यू क्या आएगी, समीकरण 3 में रखो आप R, R2 की वैल्यू R इज इक्वल टू A। तो इससे आपके पास R इज इक्वल टू आ गया A/2 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 6। फिर आप समीकरण नंबर 5 में देखें, समीकरण नंबर 5 आपके पास थी A प्लस डेल की जगह क्या लिखा जाएगा, डेल M। फिर थी I1 प्लस I2, तो I1 की वैल्यू भी I और I2 की वैल्यू भी I। तो यानी कि I इज इक्वल टू इक्वेशन हो गई A प्लस डेल M/2 और ये आ गई है इक्वेशन नंबर 7। तो यहां आपके पास एक तो R की वैल्यू आ गई, एक आपके पास I की वैल्यू आ गई। दो वैल्यूज आपके पास आ गई हैं I और R। अगर I और R आपके पास आ गए हैं तो आप यहां अप्लाई कर सकते हैं स्नेल का नियम। तो देखिएगा, यदि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू हो तो स्नेल के नियम से, देखिए भाई मैंने क्या कहा, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू हो, यानी कि प्रिज्म कहाँ रखा हुआ है, वायु में, यानी उसके बाहर का माध्यम वायु है। लेकिन यही प्रिज्म अगर किसी द्रव में होता तो मैं क्या कहता, प्रिज्म के पदार्थ का जो भी माध्यम है उस माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक या उस द्रव के सापेक्ष, जैसे पानी में रखा हुआ है तो क्या कहता, प्रिज्म के पदार्थ का पानी के सापेक्ष अपवर्तनांक। लेकिन यहां मैंने केवल क्या कहा है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, यानी प्रिज्म कहां रखा हुआ है, वायु में। तो देखिए, यदि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू हो तो स्नेल के नियम से क्या इक्वेशन होती है, म्यू इज इक्वल टू साइन I अपॉन में साइन R। यह है इक्वेशन नंबर 8। ये अपने पास स्नेल के नियम से समीकरण आ रही है। अब आप समीकरण 6 से तो R का मान और समीकरण 7 से I का मान समीकरण 8 में रख दें। तो देखो, समीकरण 6 से स्मॉल r वे समीकरण 7 से स्मॉल I का मान समीकरण 8 में रखने पर, अगर समीकरण 8 में अपन ये मान रखते हैं तो देखिए इक्वेशन क्या बनेगी, म्यू इज इक्वल टू साइन I की वैल्यू क्या है आपके पास, A
प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन फिर है साइन आर की वैल्यू क्या है आपके पास a बाई 2, यानी ये आपके पास म्यू इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला आ गया है इक्वेशन नंबर 9 के रूप में। ये जो समीकरण नंबर 9 आ गई है, म्यू इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन में साइन a बाई 2, इसे ही कहा जाता है प्रिज्म सूत्र, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां अपन ने देखा म्यू इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन में साइन a बाई 2, तो यही लाइन लिख देते हैं, यही प्रिज्म सूत्र है। अगर प्रिज्म सूत्र के नाम से डेरिवेशन कराई जाए तो आपको डेरिवेशन यहीं तक करनी है, लेकिन अगर इसकी विशेष स्थिति ये कह दी जाए कि प्रिज्म बहुत पतला है, प्रिज्म बहुत पतला है यानी कि प्रिज्म कोण 10 डिग्री से कम का है, तो ऐसी स्थिति के अंदर अपन भी जानते हैं कि अगर प्रिज्म पतला होगा तो ये जानते हैं कि कोण जब बहुत छोटा होता है, कोण जब अल्प होता है तो साइन थीटा लगभग क्या होता है, थीटा हो जाता है, यानी साइन का विलोपन हो जाता है। ये मत सोचना कि साइन से साइन यहाँ कैंसिल हो गया, ऐसा मत करना, क्योंकि एंगल अलग अलग है, ये कोण अलग है, ये कोण क्या है, अलग है। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर प्रिज्म पतला हो तो इसके आगे की स्थिति के रूप में समीकरण क्या बनेगी वो देखिए। तो इसके आगे की स्थिति को मैं यहां व्यक्त कर देता हूं, चलो इसको मिटा नहीं लेते हैं पूरे को। तो देखिएगा, यदि प्रिज्म पतला हो तो, ध्यान रहे स्पेशली पतले प्रिज्म के लिए अपन अब बात कर रहे हैं। अब जो कर रहे हैं, मैंने क्या कहा, यदि प्रिज्म पतला हो तो, प्रिज्म पतला होगा तो प्रिज्म कोण बहुत छोटा हो जाएगा, और ये तो वैसे ही विचलन कोण न्यूनतम है, तो ऐसी स्थिति में साइन का विलोपन हो जाएगा और इक्वेशन ये हो जाएगी, तो म्यू इज इक्वल टू इक्वेशन हो जाएगी a प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन में a बाई 2, साइन का क्या हो गया है, विलोपन, क्योंकि साइन थीटा लगभग क्या बन गया, थीटा, और थीटा से अपना यहां मतलब है a प्लस डेल एम बाई 2 और a बाई 2। तो अब देखिए आगे की स्टेप इसके, म्यू इज इक्वल टू a प्लस डेल एम बाई 2 इंटू 2 अपॉन में a, यानी कि 2 से 2 कैंसिल आपने कर दिया है, तो आपके पास जो वैल्यू बच गई है वो है म्यू इज इक्वल टू a प्लस डेल एम बाई a, या इसे आप कह सकते हैं a प्लस डेल एम इज इक्वल टू म्यू a, या डेल एम इज इक्वल टू म्यू a माइनस a। फिर आगे देखिए, डेल एम इज इक्वल टू a कॉमन ले लीजिए, म्यू माइनस 1 इंटू a, ये आपकी आ गई है इक्वेशन नंबर 10। देखिए अपन इसके अंदर प्रिज्म से अपवर्तन वाली डेरिवेशन कर रहे थे। प्रिज्म से अपवर्तन वाली डेरिवेशन में आपने प्रिज्म सूत्र निकाल लिया था, म्यू इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल एम अपॉन में 2, फिर अपॉन में साइन a बाई 2, जिसे अपन ने प्रिज्म सूत्र कहा था। उसके बाद फिर अपन ने बातें की थी, यदि प्रिज्म पतला हो तो, या अगर प्रिज्म पतला है और प्रिज्म कोण भी न्यूनतम है, तो इस स्थिति के अंदर अपने पास फॉर्मूला ये आ रहा था, डेल एम इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 a, इक्वेशन नंबर 10। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 10 आ गई थी, डेल एम इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 a। ये जो अपने पास इक्वेशन आई है डेल एम इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 a, इस इक्वेशन से क्या चीज स्पष्ट हो रही है कि न्यूनतम विचलन कोण का जो मान होता है, न्यूनतम विचलन कोण का जो मान होता है वो प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक
और प्रिज्म कोण पर निर्भर कर रहा है, यानी प्रिज्म के पदार्थ की इसमें इंपॉर्टेंस है और प्रिज्म कोण पर निर्भर करता है। तो ये और अपन लिख लेते हैं। तो देखिएगा समीकरण 10 से स्पष्ट है कि न्यूनतम विचलन कोण का मान समीकरण 10 से स्पष्ट है कि न्यूनतम विचलन कोण का मान प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के साथ साथ प्रिज्म कोण पर भी निर्भर करता है। तो देखिएगा समीकरण 10 से क्या स्पष्ट हो रहा है कि न्यूनतम विचलन कोण का मान जो डेल एम आ रहा है उसका मान प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का मान प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के साथ साथ प्रिज्म कोण पर भी क्या करता है, निर्भर करता है। ये अपने पास यहाँ प्रिज्म वाली डेरिवेशन कंप्लीट हो जाती है। अब इस पर आधारित आंकिक प्रश्नों को अपन इस पर डिस्कस करते हैं। तो आपके पास प्रिज्म की डेरिवेशन जो अपन ने किए, प्रिज्म से अपवर्तन के लिए जो अपन ने डेरिवेशन किए, उस डेरिवेशन के अंतर्गत क्या क्या फॉर्मूले आए हैं पहले उनको अपन जान लें, फिर उस पर आधारित आंकिक प्रश्न जो अपनी पाठ्य पुस्तक के हैं उनको अपन इसमें डिस्कस करेंगे। तो देखिए, एक तो आपने ये प्रूफ किया था, आपके पास इक्वेशन ये आई थी, एक तो था प्रिज्म सूत्र, ये आपके पास आया था, याद कीजिए, म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन में साइन ए बाई 2। ये तो आपके पास आया था प्रिज्म सूत्र। फिर आपके पास आया था न्यूनतम विचलन कोण के लिए, जो आपने अभी अभी इक्वेशन नंबर 10 लिए। तो देखिए डेल एम इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये इक्वेशन एक ये आपके पास आई थी। इन दोनों इक्वेशन पर बेस न्यूमेरिकल्स अपन सोल्व करेंगे। यहाँ एक चीज और आपके देखने की है कि आपने यहाँ अगर आप इसे इससे कंपेयर करते हो साइन आई अपॉन में साइन आर से, तो आप देखते हैं कि आई की वैल्यू किसके इक्वल है, ए प्लस डेल एम बाई 2, और आर किसके इक्वल है, ए बाई 2। इन फॉर्मूलों पर आधारित आंकिक प्रश्नों को अब अपन डिस्कस करेंगे। ये आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या क्या और कैसे कैसे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है वो देखिए आप। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि किसी प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.414 है। किसी प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.414 है और प्रिज्म समबाहु प्रिज्म का है, समबाहु प्रिज्म है, अर्थात उसकी प्रत्येक भुजा समान है। इसके लिए न्यूनतम विचलन कोण, आपतन कोण, अपवर्तन कोण और निर्गत कोण सभी के मान आपको क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। तो जरा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है किसी समबाहु प्रिज्म के पदार्थ का किसी समबाहु प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.414।
किसी समबाहु प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.414 है। समबाहु प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.414 है। तो इसके लिए ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात करना है वो चीजें देखिए। नंबर फर्स्ट, पहले ज्ञात करवा रहे हैं इस क्वेश्चन में न्यूनतम विचलन कोण। नंबर सेकंड, इसमें ज्ञात करवाया जा रहा है आपतन कोण कि कितने डिग्री कोण के ऊपर ये आपतित हुआ है। फिर नंबर थर्ड, आप इसमें ज्ञात करेंगे अपवर्तन कोण। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, किसी समबाहु प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.414 है, तो इसके लिए ज्ञात कीजिए। नंबर फर्स्ट न्यूनतम विचलन कोण, नंबर सेकंड आपतन कोण, नंबर सेकंड अपवर्तन कोण। ये आपको इस क्वेश्चन में ज्ञात करने हैं। तो देखिए न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए सॉल्यूशन अपन लिख दिया हल। सबसे पहले क्वेश्चन के डाटा लिखें आप। क्वेश्चन के डाटा में क्या है, तो देखिए सबसे बड़ा हिंट तो यहाँ है समबाहु कहा है। अगर समबाहु कह दिया है अर्थात प्रत्येक कोण कितने डिग्री होगा, उसका 60 डिग्री होगा। तो इसको आप इस तरह से ले सकते हैं। तो देखिए समबाहु प्रिज्म के लिए, समबाहु प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री। बिना कहे ये वैल्यू अपने पास आ गई है। फिर अपवर्तनांक 1.414 है, यानी कि म्यू 1.414 यानी कि रूट ऑफ 2, क्योंकि रूट ऑफ 2 की वैल्यू तो होती है 1.414। तो आपके पास म्यू की वैल्यू भी आ गई। अब आपको एक एक वैल्यू ज्ञात करनी है। नंबर फर्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला पॉइंट ही है जो एग्जाम में मैक्सिमम इसी वैल्यू को पूछा जाता है, वो है न्यूनतम विचलन कोण, यानी कि आपको डेल एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हल करने में गलती कहाँ होती है स्टूडेंट से, और कहाँ किस तरह की मिस्टेक्स होती है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो और भी बड़ी गलती मानी जाती है, क्योंकि ऑप्शन वही पहला मिलता है जो गलती से आंसर आता है। देखिए अगर इसमें कहा जाए कि सर डेल एम का मान ज्ञात करना है, ए आपके पास है, म्यू आपके पास है, तो ऐसी स्थिति में न्यूनतम विचलन कोण के लिए उसे इजीली फॉर्मूला ये नजर आता है, डेल एम इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। कितना इजी क्वेश्चन नजर आ रहा है कि म्यू की वैल्यू भी उसके पास है, ए की वैल्यू भी उसके पास है। तो डेल एम निकालना है, म्यू की वैल्यू को क्या रखेगा 1.414 और ए की वैल्यू क्या रखेगा 60 डिग्री, कैलकुलेट कर लेगा। लेकिन एक्चुअल में ये गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि ध्यान रहे ये समबाहु प्रिज्म है, जबकि ये जो फॉर्मूला आया था वो पतले प्रिज्म के लिए आया था, यानी कि जब प्रिज्म कोण 10 डिग्री से क्या था, कम था। अर्थात ये फॉर्मूला वहां अप्लाई होगा जब प्रिज्म कोण 10 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, यानी पतले प्रिज्म के लिए सूत्र था। लेकिन यहां तो प्रिज्म कोण क्या है 60 डिग्री, अर्थात प्रिज्म पतला नहीं है क्योंकि समबाहु प्रिज्म का है। तो इस फॉर्मूले का यहां पर उपयोग तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो फिर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, वही प्रिज्म सूत्र उपयोग में आएगा। तो देखिए यहां आप कर दीजिए प्रिज्म सूत्र। क्या था प्रिज्म सूत्र, म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन में साइन ए बाई 2 से। ये अपने पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे क्योंकि इसमें भी म्यू है, ए है और डेल एम है। ए आपके पास दिया हुआ है, म्यू आपके पास दिया हुआ है, क्या ज्ञात करना है, डेल एम। लेकिन इससे ऐसे लग रहा है कि इस वैल्यू को ज्ञात करना थोड़ा कठिन है और उससे क्या था, आसान था। लेकिन वो तरीका क्या था, पूर्णतः गलत था, क्योंकि वो फॉर्मूला जो आया था वो था पतले प्रिज्म के लिए, यानी कि 10 डिग्री से कम का प्रिज्म कोण हो, जबकि यहाँ तो कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री। इसलिए वो फॉर्मूला इसके लिए अप्लाई होगा ही नहीं। तो देखिए इसी से आप सोल्व करें।
म्यू की वैल्यू क्या रखी जाएगी, √2, यही दी हुई है। फिर आगे देखें आप इसमें, √2 इज इक्वल टू साइन ए की वैल्यू 60 डिग्री है, ये चाहे तो डिग्री लगा लें आप, डेल एम अपॉन में 2 अपॉन में साइन 60 डिग्री अपॉन में 2। अब देखिएगा आगे की स्टेप, साइन 60 डिग्री अपॉन में 2 मीन्स साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री हो गया। और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो अपन इसको यूं कह सकते हैं √2 इंटू साइन 30 डिग्री, बिल्कुल इसको इस तरफ ले आइए आप, इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री प्लस डेल एम बाई 2। ये आपके पास इक्वेशन बन गई है। अब इसमें वैल्यूज देखिए, ये आ गया है √2, साइन 30 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री प्लस डेल एम बाई 2। अब आगे की स्टेप्स अपन इधर हल कर रहे हैं, इसके बाद स्टेप धरना, इसके बाद की स्टेप्स को यहाँ लिख रहे हैं। तो यहाँ √2 इंटू 1/2 यानी क्या हो गया, ये रह गया है 1/√2। बिल्कुल ऐसा कहा जा सकता है, 2 का मीन्स क्या है, √2 इंटू √2। तो ये √2 से एक √2 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू ये आपके पास वैल्यू है साइन 60 डिग्री प्लस डेल एम बाई 2। अब ध्यान दीजिए, साइन 1/√2 साइन की फॉर्म में इसे देखें तो कितना हो जाएगा, साइन 45 डिग्री, क्योंकि साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। तो ये बन गया है साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री प्लस डेल एम बाई 2। अब आप इसको कंपेयर करें, तो कंपेयर करते हैं तो आप देख रहे हैं 45 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस डेल एम बाई 2। फिर देखें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 60 डिग्री प्लस डेल एम इज इक्वल टू 90 डिग्री, 45 इंटू 2, तो डेल एम इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री। यानी कि इस क्वेश्चन के लिए न्यूनतम विचलन कोण का मान क्या होगा, 30 डिग्री होगा। 30 डिग्री न्यूनतम विचलन कोण आ गया। लेकिन अगर आप उस फॉर्मूले से निकालते तो 30 डिग्री नहीं आता, वैल्यू कुछ और ही आती, लेकिन वो गलत होती। तो यहाँ अपन ने क्या देखा, न्यूनतम विचलन कोण निकाल लिया। स्टेप जरूर इसकी थोड़ी उसके कंपेयर में कठिन है, लेकिन तरीका यही सही है इस क्वेश्चन के लिए। फिर सेकंड क्या पूछा गया है इसके अंदर, सेकंड पूछ रहे हैं आपतन कोण कितना है। तो देखिए आपतन कोण आई के लिए आपके पास फॉर्मूला न्यूनतम विचलन की स्थिति में था a प्लस डेल एम बाई 2। बस इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए। तो a की वैल्यू देखो क्या है, 60 डिग्री, और डेल एम आपके पास आ गया है 30 डिग्री अपॉन में 2। 60 प्लस 30 90, 90 अपॉन में 2 45 डिग्री, यानी आपतन कोण आपके पास आ गया है 45 डिग्री। फिर आते हैं नंबर थर्ड, इसमें क्या पूछा गया है, अपवर्तन कोण। देखो अपवर्तन कोण कह रहा हूं, अपवर्तक नहीं, अपवर्तक कोण तो प्रिज्म कोण है। तो अपवर्तन कोण यानी कि R, और ये क्या होता है a/2, और a कितना है 60/2 इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में अपन ने क्या क्या देखा, क्या दिया हुआ था, दिया हुआ था किसी समबाहु प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.414 है। तो इसके लिए ज्ञात कीजिए न्यूनतम विचलन कोण, आपतन कोण और अपवर्तन कोण, तीनों अपन ने ज्ञात कर लिए हैं। न्यूनतम विचलन कोण का मान भी निकाल लिया है प्रिज्म सूत्र से, आपतन कोण का मान भी ज्ञात कर लिया है, और अपवर्तन कोण का मान भी अपन ने क्या कर लिया है, इसमें ज्ञात कर लिया। तो इस तरह से अपने पास तीनों वैल्यूज इसमें आ गई हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन इसमें देखते हैं वो क्या है।
देखिए अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक प्रिज्म का अपवर्तन कोण, अपवर्तक कोण कैपिटल ए है, यानी कि प्रिज्म कोण का मान क्या दिया हुआ है, कैपिटल ए है, और प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कोट ए बाई टू, कोट ए बाई टू दिया हुआ है। तो कह रहे हैं न्यूनतम विचलन कोण का मान क्या होगा। देखो ये पाठ्य पुस्तक के जो क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे हैं, प्रिज्म पर आधारित सभी क्वेश्चन पाठ्य पुस्तक में बहुत अच्छे दिए हुए हैं, जिनको कि अपन यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण भी कह सकते हैं। प्रिज्म कोण कैपिटल ए के, प्रिज्म कोण कैपिटल ए के प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कोट ए बाई टू है। प्रिज्म कोण कैपिटल ए के प्रिज्म का पदार्थ का अपवर्तनांक कोट ए बाई टू है। तो इसके लिए न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन है, यानी कि आपको प्रिज्म कोण ए के रूप में आंसर निकालना है और अपवर्तनांक की वैल्यू दी हुई है कोट ए बाई टू। तो इसके लिए न्यूनतम विचलन कोण क्या है। देखो ये क्वेश्चन ऐसा है जो कि कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी आया हुआ है और वहां इस क्वेश्चन को उल्टा पूछा गया है। वहां क्या कर रखा है कि जो अपने पास इसमें आंसर आएगा न्यूनतम विचलन कोण का, उस न्यूनतम विचलन कोण का मान दिया हुआ है। मैं इसका आंसर बता दूं 180 माइनस 2a आएगा। तो यो कह रखा है उस क्वेश्चन में कि न्यूनतम विचलन कोण 180 माइनस 2a है, तो इसके प्रिज्म का अपवर्तनांक क्या होगा। और अपनी पाठ्य पुस्तक में इस क्वेश्चन को उल्टा बना दिया है। कैसे कह रहे हैं कि अनसोल्ड क्वेश्चन है अपनी पाठ्य पुस्तक का, इसमें कह रहे हैं कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कोट ए बाई टू है। तो बताइए न्यूनतम विचलन कोण कितना होगा। चलो इसे सोल्व करते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। सॉल्यूशन या हल देखें, आपको क्या दिया हुआ है, अपवर्तनांक कोट ए बाई टू है, यानी कि म्यू इज इक्वल टू कोट ए बाई टू। बस ये आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है और इसी के आधार पर अपन को इसे हल करना है। ध्यान दो, म्यू इज इक्वल टू कोट ए बाई टू और म्यू इज इक्वल टू प्रिज्म सूत्र के अनुसार क्या था, साइन ए प्लस डेल एम बाई टू अपोन में साइन ए बाई टू। तो यहां था इज इक्वल टू, तो देखो म्यू इज इक्वल टू ये भी है, क्या है, साइन ए प्लस डेल एम बाई टू अपोन में साइन ए बाई टू। बिल्कुल, म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई टू अपोन में साइन ए बाई टू। ये अपने पास प्रिज्म सूत्र था और इसमें म्यू की वैल्यू ये दी हुई है। तो अब देखिए इस समीकरण को आप कैसे सोल्व करेंगे। कोस की वैल्यू आप जानते हैं, कोस का मीन्स क्या है, जैसे कोट थीटा, कोट थीटा का मीन्स क्या है, कोस थीटा अपोन में साइन थीटा। भाई टेन का मीन क्या होता है, साइन थीटा अपोन में कोस थीटा। तो यहां पर भी अगर आप देखें तो थीटा की वैल्यू क्या है, ए बाई टू। थीटा का मीन्स क्या है अपने पास, ए बाई टू। तो अपन यहां कैसे कह सकते हैं, कोट का मीन्स कोस ए बाई टू अपोन में साइन ए बाई टू इज इक्वल टू, कोट को मैंने कोस और साइन की फॉर्म में चेंज कर लिया क्योंकि मुझे यहां पर भी तो साइन नजर आ रहा है। तो अब ये इक्वेशन हो जाएगी साइन ए प्लस डेल एम बाई टू अपोन में साइन ए बाई टू। तो देखिए साइन ए बाई टू से ये साइन ए बाई टू कैंसिल आउट हो गया है, ये इसमें यहां कट गया, कैंसिल हो गया। अब मेरे पास स्टेप क्या रह गई है, कोस ए बाई टू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई टू। अब मुझे ये करना है, या तो मैं साइन को कोस की फॉर्म में चेंज करूं
या फिर कोस को मैं साइन की फॉर्म में चेंज करूं ताकि ये कंपेयर किए जा सके। तो मैं जानता हूं कोस और साइन में 90 डिग्री का फर्क होता है। जैसे कोस थीटा, तो कोस थीटा का मीन्स होता है साइन 90 माइनस थीटा। तो यहाँ थीटा का मीन्स मेरे पास क्या है, a/2। तो मैं कोस a/2 को क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं साइन 90 माइनस a/2। तो यहाँ ये थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री का आपको ध्यान रखना है कि cos a/2 का मीन्स क्या है, साइन 90 डिग्री माइनस a/2। अब ये इजिकल टू हो गई है स्टेप साइन a प्लस डेल m/2। मैं इस इक्वेशन को कंपैरिजन के रूप में देखता हूं तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई है 90 माइनस a/2 इजिकल टू a प्लस डेल m/2। बिल्कुल। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर से डेल m की वैल्यू ज्ञात करनी है क्योंकि a तो मेरे पास दिया हुआ है। तो अब देखिए इसे कैसे अपन सोल्व करते हैं, डेल m निकालना है। मैं इसको भी यहाँ ले रहा हूँ। इसी इक्वेशन को मैं ऐसे भी कह सकता हूँ 90 माइनस a/2 इजिकल टू, देखिए ये हो जाएगी स्टेप a/2 प्लस डेल m/2। बिल्कुल लिखा जा सकता है। अगर ऐसा लिखा जा सकता है तो देखिए अब अपन क्या करेंगे, इसको मैं इधर ला सकता हूं, बिल्कुल ला सकता हूं। तो देखिए ये स्टेप क्या बनेगी, 90 माइनस a/2 माइनस का, और a/2 इस तरफ आएगा, पक्षांतरण करके अपन लेके आएंगे तो a/2 ये भी माइनस का, तो माइनस a/2 और माइनस a/2 तो ये कितने हो जाएंगे, a बन जाएगा ये, तो क्योंकि a/2 माइनस a/2 तो माइनस a, भाई हाफ हाफ फुल हो गया, माइनस a/2 इसको इधर लेके आया तो माइनस a/2 ये, तो a/2 क्या हो गया a इजिकल टू क्या रह गया मेरे पास, डेल m/2। तो देखिए डेल m इजिकल टू क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 290 माइनस a, यानी कि डेल m इजिकल टू मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, 180 डिग्री माइनस 2a, 2 से मल्टीप्लाई हो गया। तो ये आपके पास आ गया है न्यूनतम विचलन कोण का मान इस क्वेश्चन के लिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी अच्छा है। ये जो क्वेश्चन अपन कर रहे हैं अपनी पाठ्य पुस्तक का, ये क्वेश्चन है अनसोल्ड क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो अपनी बुक का है, एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ क्वेश्चन है जिसको कि अपन सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या देखा कि आपको प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक दिया हुआ था। वो अपवर्तनांक क्या था, कोट a/2 और न्यूनतम विचलन कोण का ये मान ज्ञात करवा रहे थे। कोट को आपने क्या किया, कोस और साइन के फॉर्म में चेंज कर दिया। कोस और साइन के फॉर्म को आपने फिर यहाँ इस तरह से लिया, तो यहाँ कोस और यहाँ साइन आ रहा था, फिर कोस को आपने साइन के रूप में फिर चेंज किया। तो यहाँ आप क्या देखते हैं कि कंपेरिजन करने पर 90 माइनस a/2 इजिकल टू a प्लस डेल m/2 आया। इसकी आपने जब मैथमेटिक्स सोल्व करी तो आंसर आया 180 माइनस 2a। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस क्वेश्चन को उल्टा भी पूछा जा सकता है, जैसा कि पूछा गया है कंपटीशन में। कैसे पूछा जा सकता है कि किसी प्रिज्म जिसके लिए प्रिज्म कोण a है के लिए न्यूनतम विचलन कोण डेल m 180 माइनस 2 है, तो उसके पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। तो आप इसी में डेल m की वैल्यू ये रख के जब अपन इस प्रिज्म फॉर्मूले से हल करेंगे तो आपके पास म्यू इजिकल टू यही आंसर आएगा, कोट a/2। अब अपन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपनी पाठ्य पुस्तक का सोल्ड एग्जाम्पल है उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक समबाहु प्रिज्म है जो कि कांच का बना हुआ है, से प्रकाश किरण इस प्रकार गुजरती है कि उसका आपतन कोण और निर्गत कोण क्या है, बराबर है। क्या कहा मैंने क्वेश्चन, एक समबाहु प्रिज्म जो कि कांच का बना हुआ है, से प्रकाश की किरण इस प्रकार गुजरती है कि उसका आपतन कोण और निर्गत कोण दोनों क्या हैं, बराबर हैं, तथा ये प्रत्येक कोण
तथा यह प्रत्येक कोण प्रिज्म कोण का कितना है 3/4 है। ये भी अपनी पुस्तक का अनसोल्ड नहीं, ये हाँ अनसोल्ड क्वेश्चन है, सोल्ड क्वेश्चन नहीं है, ये आपकी बुक का अनसोल्ड क्वेश्चन है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप में दिया हुआ है, जिसको अपन सोल्व कर रहे हैं। 3/4 है तो इसके लिए विचलन कोण कितना होगा। तो देखिए इस अनसोल्ड क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेते हैं, इसके बाद फिर अपन एक अनसोल्ड क्वेश्चन और करेंगे ऑब्जेक्टिव का, फिर उसके बाद सोल्ड एग्जांपल अपन देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, एक समबाहु प्रिज्म जो किसका है, कांच का, कांच के एक समबाहु प्रिज्म, कांच के एक समबाहु प्रिज्म में से प्रकाश की किरण इस प्रकार गुजरती है कि, देखो कांच के एक समबाहु प्रिज्म में से प्रकाश की किरण इस प्रकार गुजरती है कि, इस प्रकार गुजरती है कि उसका आपतन कोण व निर्गत कोण बराबर है। इस प्रकार गुजरती है कि उसका आपतन कोण एवं निर्गत कोण बराबर हैं तथा यह प्रत्येक कोण प्रिज्म कोण का क्या है 3/4, तथा यह प्रत्येक कोण प्रिज्म कोण का 3/4 है। तो विचलन कोण क्या होगा, तो विचलन कोण क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, कांच के एक समबाहु प्रिज्म में से, तो ये लाइन ध्यान रखने की, समबाहु प्रिज्म, समबाहु प्रिज्म कहते ही ए की वैल्यू कितने डिग्री आ गई भाई, 60 डिग्री आ गई अपने पास, बिल्कुल ए की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। प्रकाश की किरण इस प्रकार गुजरती है कि उसका आपतन कोण और निर्गत कोण क्या है, बराबर है, यानी कि I1 = I2, दोनों ही कोण क्या हैं, बराबर हैं, I1 और I2। अगर I1 और I2 बराबर हैं तो ये कब संभव होता है, न्यूनतम विचलन की स्थिति में। ये अपन डेरिवेशन के अंतर्गत पढ़ चुके थे कि I1 = I2 है और इसको मैंने क्या मान लिया, दोनों को ही I मान लिया, क्योंकि दोनों का मान समान है कि आपतन कोण और निर्गत कोण दोनों क्या हैं, बराबर हैं, I1 और I2। आप डेरिवेशन को देखेंगे तो यहाँ I1 क्या था, आपतन कोण, और I2 क्या था, निर्गत कोण, दोनों बराबर हैं। और किसके बराबर हैं, क्या लिखा है कि उसका आपतन कोण और निर्गत कोण बराबर हैं तथा ये प्रत्येक कोण प्रिज्म कोण का 3/4 है, यानी कि I1 और I2 को मैंने I मान लिया क्योंकि दोनों बराबर हैं, और ये प्रिज्म कोण का कितना है 3/4, यानी कि A का 3/4, और A की वैल्यू इसने इनडायरेक्टली अपन को दे दी है कितनी डिग्री, 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री दी हुई है तो देखिए ये वैल्यू हो गई आपका 3/4 × 60, तो ये आ गया है 45 डिग्री, 15 यानी कि 45 डिग्री अपने पास ये I1 और I2 यानी I की वैल्यू आ गई है। तो विचलन कोण क्या होगा, डेल को आपको ज्ञात करना है, लेकिन ध्यान रहे I1 I2 इक्वल हो गए तो यानी कि न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करना हुआ, यानी इस स्थिति में जो विचलन कोण ज्ञात करेंगे वो कैसा होगा, न्यूनतम विचलन कोण होगा। तो देखिए इक्वेशन आप यूज कर सकते हैं, A + ΔM = I1 + I2 को भी ले सकते हैं, और आप यो भी ले सकते हैं कि न्यूनतम विचलन कोण के रूप में अगर आपने पढ़ रखा है कंपैरिजन, अगर ऐसे याद नहीं है तो ऐसे ध्यान रख सकते हो कि प्रिज्म कोण μ = sin
a प्लस डेल एम बाई टू अपोन में साइन a बाई टू। इसको जब कंपेयर किया था आपने साइन i अपोन में साइन r से, तो आपके पास i इज इक्वल टू क्या आ रहा था, देखिएगा a प्लस डेल एम बाई टू, बिल्कुल, और r इज इक्वल टू a बाई टू, यानी कि i इज इक्वल टू a प्लस डेल एम बाई टू से, बिल्कुल ये i की तो वैल्यू है। अब यहाँ आपको डेल एम फाइंड आउट करना है तो वैल्यू रख लो, i की वैल्यू क्या रखोगे आप 45 डिग्री, a की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, डेल एम ज्ञात करना है, ये अपोन में 2। अब देखो इसे सोल्व करें, ये हो गए हैं 90 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस डेल एम, यानी कि डेल एम इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री, अर्थात न्यूनतम विचलन कोण, यानी विचलन कोण का जो मान होगा वो न्यूनतम होगा इस स्थिति में, और वो होगा 30 डिग्री। तो आपने क्वेश्चन क्या देखा, क्वेश्चन ये था कि किसी प्रिज्म, जो प्रिज्म कैसा है, समबाहु है, यानी कि उस प्रिज्म के लिए प्रत्येक कोण 60 डिग्री है, उसके लिए आपतन, आप उसमें से प्रकाश की किरण इस प्रकार गुजरती है कि आपतन कोण और निर्गत कोण दोनों क्या हैं, बराबर हैं, और ये बराबर इस तरह से हैं कि प्रिज्म कोण के 3/4 हैं, 3/4 हैं, 3/4 हैं उसके। तो आपने देखा कि अगर I1 और I2 बराबर हैं, जिसको मैंने I मान लिया, तो I इज इक्वल टू 3/4 इंटू ए की वैल्यू 60 डिग्री, तो इसको सोल्व किया तो आपके पास ये आया 45 डिग्री। ज्ञात क्या करना था, विचलन कोण, जो कि किस फॉर्म में होगा, न्यूनतम विचलन की स्थिति में, और ये कितना आ गया 30 डिग्री। ये अपने पाठ्य पुस्तक का अनसोल्ड क्वेश्चन, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप की फॉर्म में दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन था, अपने सोल्व किया। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो भी इसी टाइप का है, वो भी अच्छा है। मैंने कहा कि प्रिज्म संबंधी जो आंकिक प्रश्न अपनी इस पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं वो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, जिनको कि अपन सोल्व कर रहे हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो अनसोल्ड है वो क्या है, उसके बाद फिर अपन सोल्ड एग्जाम्पल की बातें करेंगे। देखिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी प्रिज्म के न्यूनतम विचलन कोण का मान उसके अपवर्तक कोण के बराबर होगा। किसी प्रिज्म के न्यूनतम विचलन कोण का मान, यानी डेल एम का मान उसके अपवर्तक कोण के बराबर, अपवर्तक से तात्पर्य प्रिज्म कोण के बराबर होगा यदि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक हो। तो देखो पहले इस क्वेश्चन लिखें, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन में से अपन को सेलेक्ट करना पड़ेगा आंसर। तो देखें, किसी प्रिज्म के न्यूनतम विचलन कोण का मान किसी प्रिज्म के न्यूनतम विचलन कोण का मान उसके अपवर्तक कोण, किसी प्रिज्म के न्यूनतम विचलन कोण का मान उसके अपवर्तक कोण के बराबर होगा यदि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक हो। तो देखिए 4 ऑप्शन क्या है इसमें। जैसे नंबर ए ऑप्शन, पहला ऑप्शन दिया हुआ है √2 और 2 के मध्य, और 2 के मध्य। नंबर बी, सेकंड जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है 1 से कम। नंबर सी यानी थर्ड ऑप्शन वो दिया हुआ है 2 से अधिक।
और नंबर 4th ऑप्शन दिया हुआ है वो है √2 और 1 के मध्य, √2 और 1 के मध्य। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, किसी प्रिज्म के न्यूनतम विचलन कोण का मान उसके अपवर्तक कोण के बराबर होगा। यानी कि न्यूनतम विचलन कोण का मान उसके प्रिज्म कोण के अगर बराबर है तो उस स्थिति के अंदर अपवर्तनांक क्या होना चाहिए, √2 और 2 के मध्य, 1 से कम, 2 से अधिक, या √2 और 1 के मध्य। तो देखिए इसे सोल्व करके देखते हैं कौन सा ऑप्शन अपने पास आता है। देखिए आपके पास प्रिज्म सूत्र है। क्या है प्रिज्म सूत्र, म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन में साइन ए बाई 2। बिल्कुल यही अपने पास फॉर्मूला है, म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन में साइन ए बाई 2। इस क्वेश्चन से क्या ज्ञात करना है आपको, म्यू ज्ञात करना है इस फॉर्मूले से, जिसमें आपको ये कह रहे हैं ए और डेल एम का मान क्या है, बराबर है। यानी कि प्रश्नानुसार डेल एम इज इक्वल टू क्या है, ए है। यानी न्यूनतम विचलन कोण का मान उसके अपवर्तक कोण के बराबर है। डेल एम इज इक्वल टू क्या है, ए है। तो देखिए इसलिए म्यू इज इक्वल टू, साइन को साइन रहने दें, 1 की जगह ए ले लिया है, डेल एम की जगह भी क्या लिखेंगे अपन, ए लिखेंगे, क्योंकि डेल एम की वैल्यू किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। ये अपॉन में 2, फिर आइए आप साइन ए बाई 2। ये इक्वेशन आपकी आ गई है म्यू इज इक्वल टू साइन। ध्यान दें अब इक्वेशन किस फॉर्मेट में आएगी, a प्लस ए 2a, a प्लस ए 2a अपॉन में 2। तो 2a अपॉन में 2 मीन्स a, यानी कि ये रह गया है साइन a, और यहाँ नीचे रह गया है साइन a बाई 2। अब देखिए इसके आगे के स्टेप को मैं इधर सोल्व कर रहा हूँ। यहाँ आपके पास आ गया है म्यू इज इक्वल टू साइन a अपॉन में साइन a बाई 2। कैंसिल अपन कर नहीं सकते क्योंकि ये एंगल अलग आ गया है, ये एंगल अलग है। या तो इसको इसके रूप में बदलो या इसको इसके रूप में बदलो। तो एक फॉर्मूला आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री का कि साइन ए इज इक्वल टू होता है 2 साइन ए बाई 2 कोस ए बाई 2। ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अपन यूज कर लें तो देखिएगा, चूंकि साइन ए, जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है वो तो इसको जानते हैं, लेकिन जो बायो वाले हैं वो इसे ध्यान रखें कि साइन ए का फॉर्मूला क्या है, साइन ए इज इक्वल टू है 2 साइन ए बाई 2 कोस ए बाई 2। क्योंकि अपन इसमें केवल इस फॉर्मूले को ही डायरेक्ट यहाँ यूज कर रहे हैं, इसके लिए कैसे क्या आया वो 11th में आप लोग जानते हो इस चीज को। यहाँ अपन इसे डायरेक्ट यूज करेंगे कि साइन ए का फॉर्मूला क्या है, 2 साइन ए बाई 2 कोस ए बाई 2। तो देखिए इसलिए म्यू इज इक्वल टू, इक्वेशन आपके पास आ गई है 2 साइन ए बाई 2 कोस ए बाई 2 अपॉन में साइन ए बाई 2। अब आप साइन ए बाई 2 से साइन ए बाई 2 को कैंसिल कर सकते हैं। साइन ए बाई 2 से साइन ए बाई 2 कैंसिल हो गया। तो अब आपकी जो इक्वेशन आ रही है वो है म्यू इज इक्वल टू 2 कोस ए बाई 2। ये आपके पास म्यू को ज्ञात करने का फॉर्मूला आ गया है। अब इस फॉर्मूले के बेसिस पर अपन बता सकते हैं कि म्यू का मैक्सिमम मान क्या होगा और म्यू का मिनिमम मान क्या होगा। यानी अपन को म्यू की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट इसमें करनी है। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। आपको पता है कोस की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, जब एंगल कितना डिग्री हो, 0, क्योंकि कोस 0 इज इक्वल टू 1। तो देखिए यहाँ इसमें मेरे पास दो मैं कंडीशन ले लेता हूँ। म्यू अगर मुझे मैक्सिमम देखना हो तो क्योंकि यहाँ पर वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी भाई, एंगल पर। ये पूरा एंगल कितना डिग्री होना चाहिए, 0।
अगर ये 0 है तो देखिए, अगर ये 0 है तो म्यू मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, क्योंकि cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1। देखो मैं फिर से कह रहा हूं, ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1, और ये 1 कब होगी, जब a की वैल्यू क्या हो 0 डिग्री। तो यहां अपने पास म्यू मैक्सिमम कितना बचेगा 2 आ जाएगा। फिर मैं बात करूं मिनिमम की, तो देखिए मिनिमम वैल्यू कब आती है cos 90। cos 90 पर मिनिमम होती है भाई, cos की मिनिमम वैल्यू कब होती है, cos 90 = 0 होता है। यानी इस कंडीशन में अगर a की वैल्यू मैं 90 डिग्री ले रहा हूं तो 90/2। देख गौर करना आप इस चीज पे वापस से, कि यहाँ a जो है वो मैं क्या लूंगा 90, और मैं जानता हूं cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0। अगर ये 90 है तो cos 90/2 मीन्स cos 45, और cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो ये क्या हो जाएगा, म्यू = 2 इंटू 1/√2, यानी कि म्यू = जो मिनिमम वैल्यू अपने पास आ जाएगी वो होगी 1/√2, सॉरी √2, क्योंकि √2 से 2 कैंसिल करेंगे। तो ये तो आपके पास आएगी म्यू की मिनिमम वैल्यू, और ये आएगी आपके पास म्यू की मैक्सिमम वैल्यू। तो अब आंसर सेलेक्ट कीजिए √2 और 2 के मध्य, बिल्कुल √2 और 2 के मध्य पहला ऑप्शन आ जाएगा। ये भी पॉसिबल नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो इस तरह अपन ने इसका ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया और आंसर भी निकाल लिया। अगर फॉर्मूला भी बनवाना चाहें कि इस कंडीशन में फॉर्मूला क्या होगा, तो वो होगा म्यू = 2 cos a/2, यानी इस फॉर्मेट में इस फॉर्मूले को ले सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू होगी इसकी 2 और मिनिमम वैल्यू होगी √2। तो ये क्वेश्चन और अपन ने अपनी पाठ्य पुस्तक का अनसोल्ड क्वेश्चन सोल्व कर लिया। तो देखिए एक क्वेश्चन तो मैंने अपनी तरफ से लिखाया था, फिर एक अपन ने आंकिक प्रश्नों में से हल किया जिसमें cot a/2 दिया हुआ था, फिर उसके बाद 2 आंकिक प्रश्न और हल किए जो कि अनसोल्ड थे, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में आपकी बुक में दिए हुए थे। अब अपन अपनी पाठ्य पुस्तक का एग्जाम्पल सोल्व करेंगे, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिएगा उस क्वेश्चन को भी